हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर सुनील कुशवाहा। चलिए बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम का ये चैप्टर नंबर 6 है क्लास 11th वाले बच्चों के लिए, यानी हाइड्रोजन। ठीक है ना, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के बारे में पहले थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा, सभी बच्चों को पता है कि हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है, हाइड्रोजन का जो सिंबल है बेटा, वो होता है H। इसके एटॉमिक मास की बात करें बेटा, तो एटॉमिक मास इसका होता है 1.008। सभी बच्चों को पता है। अब इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर इसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर होता है बेटा इसका 1। एटॉमिक नंबर होता है इसका 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी बच्चों को आती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है बेटा 1s1, क्योंकि इसके बैलेंस सेल में और लास्ट वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी बेटा 1। वैलेंसी की बात करें, वैलेंसी कितनी होगी हाइड्रोजन की? तो हाइड्रोजन की बेटा वैलेंसी होगी 1। ठीक है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बेटा H2। इसके आइसोटॉप्स कौन कौन से होते हैं? आइसोटॉप्स होते हैं बेटा प्रोटियम, ड्यूटेरियम और बेटा ट्राइटियम। मतलब सिंबल क्या होंगे इनके? 1H1, 1H2 और 1H3। ये इसके 3 आइसोटॉप्स होते हैं, 3 आइसोटॉप्स होते हैं, यानी प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसका सिंबल होता है 1H1, इसको लिखते हैं 1H2, इसको लिखते हैं बेटा 1H3। तो 3 आइसोटॉप्स होते हैं। किसके? हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। अब एलोट्रॉप्स की बात करते हैं। इसके कौन कौन से एलोट्रॉप्स होंगे? एलोट्रॉप्स कौन कौन से एलोट्रॉप्स होंगे वो देखें। एक होता है बेटा ऑर्थो हाइड्रोजन, एक होता है बेटा पैरा हाइड्रोजन। 2 एलोट्रॉप्स होते हैं, ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन। ठीक है ना। चलिए, इस जानकारी को आप नोट कर लें जल्दी से, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से कर लें इसको। हो गया ना। अब आगे चलते हैं बेटा। हाइड्रोजन इन ग्रीक मीन्स हाइड्रो मीन्स क्या होता है बेटा? देखें आप, ध्यान दें। हाइड्रोजन का जो ग्रीक मीन्स होता है बेटा, हाइड्रो प्रोड्यूसर होता है। हाइड्रो प्रोड्यूसर होता है। हाइड्रो प्रोड्यूसर मतलब क्या बोलें इसको? जल उत्पादक होता है। जल उत्पादक। हाइड्रो मीन्स होता है बेटा वाटर। वाटर और जन मीन्स होता है प्रोड्यूसर। चलिए, अब चलते हैं बेटा आगे। हमने बता दिया हाइड्रोजन इन ग्रीक मीन्स। हाइड्रोजन का ग्रीक मीन्स क्या होता है? हाइड्रो प्रोड्यूसर होता है। हाइड्रो प्रोड्यूसर का मतलब बेटा हाइड्रो मीन्स वाटर होता है और जन मीन्स होता है प्रोड्यूसर। मतलब कह सकते हैं कि ये एक जल उत्पादक है, हाइड्रो प्रोड्यूसर है। अब बात कर लेते हैं हम बेटा ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन की। ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इनको सबसे, यानी किस तरीके से, क्या हमारे पास आइडिया है या हमारे पास क्या इस तरीके का सिस्टम है जिससे हम इनको आइडेंटिफाई कर सकें? 2 बातें हैं यहाँ पर। कौन कौन सी बातें हैं बेटा? एक तो है बेटा ऑर्थो हाइड्रोजन, यही लिख देते हैं हम, ऑर्थो हाइड्रोजन, और सेकंड है बेटा पैरा हाइड्रोजन। ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन। इसकी अगर बात करें तो इसकी बेटा हायर, ऑर्थो की हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है। पैरा हाइड्रोजन की बात करें तो इसका हायर थर्मल कंडक्टिविटी।
थर्मल कंडक्टिविटी। चलिए हम यहाँ पर एक डायग्राम देना चाहेंगे, उस डायग्राम से आपको समझाना चाहेंगे। देखें आप, ऑर्थो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में बेटा सभी बच्चों को पता है, और ये हम केमिकल बॉन्डिंग में बता चुके हैं आपको कि हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है उसमें 2 एटम हैं। हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है उसमें 2 एटम हैं, वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए हैं। ऑर्थो में भी जुड़े हुए हैं और पैरा में भी जुड़े हुए हैं। लेकिन ऑर्थो और पैरा में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। बेटा एक एटम हमारे पास ये है हाइड्रोजन का, एक एटम हमारे पास हाइड्रोजन का ये है, इस एटम का न्यूक्लियस ये है और इस एटम का न्यूक्लियस ये है। इसी तरीके से इधर बना देते हैं, एक एटम ये है और एक एटम ये है। इस एटम का न्यूक्लियस ये है, इस एटम का न्यूक्लियस ये है। ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियस स्पिन होता है। अगर बेटा न्यूक्लियस स्पिन एक ही साइड हो रहा है, जैसे इस तरीके से हो रहा है, इस साइड ये न्यूक्लियस स्पिन हो रहा है, इस एटम का भी इस साइड न्यूक्लियस स्पिन हो रहा है, इसको हम कह रहे हैं न्यूक्लियस स्पिन। न्यूक्लियस स्पिन। अगर बेटा एक ही साइड, एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में अगर न्यूक्लियस स्पिन हो रहा है तो उसको हम कहते हैं क्या? ऑर्थो हाइड्रोजन। ठीक। अगर अपोजिट साइड में इसका हो रहा है न्यूक्लियस स्पिन इस साइड में, और इसका हो रहा है, इस वाले एटम का न्यूक्लियस स्पिन हो रहा है इस साइड में। ठीक है ना। यानी इसको हम क्या कहेंगे कि न्यूक्लियस स्पिन होता है, न्यूक्लियस स्पिन होता है बेटा पैरा में, वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, अपोजिट साइड में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो जब न्यूक्लियस स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो उसको हम कहते हैं पैरा हाइड्रोजन। और न्यूक्लियस स्पिन बेटा एक ही साइड होता है, दोनों एटम का न्यूक्लियस स्पिन अगर एक ही साइड होता है तो उसको कहते हैं हम ऑर्थो हाइड्रोजन। तो पैरा हाइड्रोजन और ऑर्थो हाइड्रोजन ये था बेटा। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं कि ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन, ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो न्यूक्लियस स्पिन के कारण डिफरेंट टाइप की होती हैं। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों होती हैं? क्योंकि न्यूक्लियस स्पिन होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। इसमें न्यूक्लियस स्पिन एक ही डायरेक्शन में है बेटा, इसमें अपोजिट साइड में देखो दिख रहा है आपको, अपोजिट साइड में न्यूक्लियस स्पिन हो रहा है, तो इस रीजन से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। हमारे पास क्या है बेटा, एक कंटेनर में हमने हाइड्रोजन गैस को बना के रखा है और उसको रूम टेम्परेचर पर हमने रख दिया है। तो रूम टेम्परेचर जैसे हमारे पास 1 लीटर क्या है, यानी 1 लीटर हमारे पास कंटेनर में बेटा हाइड्रोजन गैस है, उसको हमने रूम टेम्परेचर पर रख दिया है। तो उसमें कितने परसेंट ऑर्थो हाइड्रोजन है, कितने परसेंट पैरा हाइड्रोजन है, इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। तो बेटा रूम टेम्परेचर पर जो हाइड्रोजन गैस हमारे पास बनी रखी है वो रूम टेम्परेचर पर है, मतलब 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पर है। तो उस कंडीशन में उस कंटेनर में ऑर्थो जो हाइड्रोजन गैस होगी वो 75% होगी और पैरा हाइड्रोजन होगी वो 25% होगी। ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो नोट कर लें आप। फर्स्ट पॉइंट नोट कर लें, मतलब एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर पर बेटा 75% ऑर्थो हाइड्रोजन एंड 25% पैरा हाइड्रोजन होती है, पैरा हाइड्रोजन होती है। क्लियर हो गया? मतलब क्या हुआ, अगर टेम्परेचर को मैं डाउन कर दूं, टेम्परेचर को मैं अगर डिक्रीज कर दूं तो पैरा हाइड्रोजन बढ़ती जाएगी गैस और ऑर्थो हाइड्रोजन बेटा कम होती जाएगी। टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर, पॉइंटों को समझें आप, वर्डों को पकड़ें। मेरे पास एक कंटेनर में 1 लीटर हाइड्रोजन गैस है, उसको मैंने रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर रख दिया है।
तो ऐसी कंडीशन में उस कंटेनर में बेटा जो पैरा हाइड्रोजन ऑर्थो हाइड्रोजन होगी वो 75% होगी और जो पैरा हाइड्रोजन होगी वो 25% होगी। पहले हमने रूम टेम्परेचर पर रखा था। अब अगर उसी कंटेनर को मैं क्या करूं, उस कंटेनर का मैं अगर टेम्परेचर डाउन कर दूं, टेम्परेचर डाउन करने से पैरा हाइड्रोजन इंक्रीज होती है बेटा और जो ऑर्थो हाइड्रोजन होती है वो डिक्रीज होती है। तो पैरा हाइड्रोजन उसमें ज़्यादा होगी टेम्परेचर डिक्रीज करने पर और ऑर्थो हाइड्रोजन कम होगी। तो यहाँ पर मैं लिखना चाह रहा हूँ एट 20 केल्विन, जैसे हमारे पास टेम्परेचर है बेटा एट, दिख रहा है ना, एट 20 केल्विन, 20 केल्विन पर पैरा हाइड्रोजन होगी बेटा 20 केल्विन पर पैरा हाइड्रोजन होगी 99.82% और ऑर्थो हाइड्रोजन होगी बेटा 0.18%। तो ये सिस्टम था बेटा ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई करने का, ठीक है ना। तो ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन से रिलेटेड अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन डिफर इन, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन डिफर इन, ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन में क्या डिफरेंस है। पहला ऑप्शन है प्रोटॉन स्पिन, सेकंड ऑप्शन है बेटा इलेक्ट्रॉन स्पिन, क्या इलेक्ट्रॉन स्पिन होता है या प्रोटॉन स्पिन होता है। थर्ड ऑप्शन है बेटा न्यूक्लियर चार्ज, क्या न्यूक्लियर चार्ज स्पिन होता है। नेक्स्ट है बेटा न्यूक्लियर रिएक्शन, क्या न्यूक्लियर रिएक्शन है, नो। यहां पर हमने बताया था आपको कि न्यूक्लियस स्पिन, एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसमें स्पिन होता है। अगर न्यूक्लियस स्पिन एक ही डायरेक्शन में हो रहा है तो उसको हम कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोजन, और न्यूक्लियस स्पिन बेटा अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो उसको कहते हैं हम पैरा हाइड्रोजन। बोलो क्लियर हो गया। तो चलिए इसको नोट किया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन, प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन में सबसे पहले देखते हैं बेटा लैब मेथड। लैब मेथड देखते हैं। आप सभी को पता है कि जैसे आपने देखा होगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं बेटा, ऐसे ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट होते हैं उनको कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसी टाइप से होते हैं बेटा एम्फोटेरिक मेटल, एम्फोटेरिक मेटल। एम्फोटेरिक मेटल क्या होते हैं, ऐसे मेटल जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट होते हैं वो एम्फोटेरिक मेटल होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बात कर लूँ कि एम्फोटेरिक मेटल की अगर बात करें, एम्फोटेरिक मेटल, एम्फोटेरिक मेटल जिंक होता है बेटा, एल्यूमिनियम होता है, जिंक और एल्यूमिनियम होता है। इस टाइप के जो मेटल होते हैं वो एम्फोटेरिक मेटल होते हैं, और आयरन ये एम्फोटेरिक मेटल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये मेटल बेटा बेस यानी एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट होते हैं। तो यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ फर्स्ट लैब मेथड है बेटा, फर्स्ट लैब मेथड। जब जिंक ये इस प्रोसेस से हम अपने घर पर भी हाइड्रोजन गैस को बना सकते हैं। तो जो जिंक होता है, जिंक एक एम्फोटेरिक मेटल होता है। जिंक को बेटा जब डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है, डाइल्यूट H2SO4 के साथ में। आयरन को हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ में रिएक्ट करा दें तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब कहना चाहेंगे आप, क्या सर ये जो जिंक है वो क्या H2SO4 यानी एसिड के साथ ही रिएक्ट होगा? नहीं, बेस के साथ भी रिएक्ट करा सकते हैं, बेस के साथ भी हम हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं। तो किस तरीके से रिएक्शन होंगी इनको देखें आप। हमारे पास क्या है बेटा, जिंक मेटल है, जिंक मेटल है, हमने इसको डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया, डाइल्यूट H2SO4 के साथ में, ठीक है ना। तो क्या बना, देखो ये जिंक इसके साथ मिलकर के जिंक सल्फेट बना लेगा यानी ZnSO4 बना लेगा, यहाँ से इसको ये हटा देगा तो ये बन गई बेटा H2 गैस, ठीक है ना, H2 गैस बन गई। चलिए अब क्या ये जिंक है,
क्या H2SO4 यानी एसिड के साथ ही रिएक्ट होता रहेगा? नहीं, बेस के साथ भी रिएक्ट होगा। तो सेकंड है बेटा Zn+2NaOH, यानी बेस के साथ रिएक्ट करा रहे हैं इसको, है ना, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो देखो क्या बनने वाला है, सोडियम जिंकेट बनता है, Na2ZnO2 और प्लस बेटा H2, इसको हम कहते हैं बेटा सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट ये एक प्रेसिपिटेट होता है, पीपीटी होता है, प्रेसिपिटेट होता है सोडियम जिंकेट। ठीक, अब आगे देखते हैं। आपने देखा होगा कि सबके हमारे घरों पर सिंक लगे हुए होते हैं, किचन में सिंक लगे हुए होते हैं। तो क्या होता है कि सिंक का जो पाइप होता है उसमें कचरा जाने की वजह से, सब्जी कचरा जाने की वजह से वो पाइप लॉक हो जाता है, पाइप जाम हो जाता है। वो उस पाइप को खोलने के लिए हमें क्या करना होता है, या तो पानी का हाई प्रेशर उस पर लगाया जाए, ठीक है ना, या उसको खोल के साफ़ किया जाए। तो बार बार खोला तो नहीं जाएगा वो, मतलब पानी के प्रेशर से ही उसको हम साफ़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर किस तरीके से साफ़ करेंगे उस सिंक के पाइप को, वहाँ पर भी एक रिएक्शन होती है, सबके घर पे हाइड्रोजन गैस बनती है इस प्रोसेस से। तो सिंक के पाइप को खोलने के लिए आपने देखा होगा एक बेटा कि मार्केट में एक पाउच आता है जिसका नाम है ड्रेनेक्स, DRANEX। 10 या 15 रुपए का ये पाउच आता है ड्रेनेक्स का। ड्रेनेक्स जो होता है ये किसका मिक्सचर होता है, किसका मिक्सचर होता है, इसमें बेटा एल्यूमिनियम होता है और NaOH होता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम का बेटा मिक्सचर होता है, जिसको हम कह रहे हैं क्या, ड्रेनेक्स कह रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमारा जो सिंक है, सिंक में हमें ड्रेनेक्स पाउडर डालना होगा। फिर उसके बाद टैप वाटर जो नल लगा हुआ है उसका पानी उसमें डालना होगा। तो जैसे ही ड्रेनेक्स पाउडर के ऊपर बेटा पानी आएगा और उस पाइप में जाएगा, तो बहुत हाई प्रेशर से बहुत स्पीड में हाइड्रोजन गैस बनती है उस पाइप के अंदर, बहुत ही तेज़ी से हाइड्रोजन गैस बनती है और उसका प्रेशर इतना होता है कि पाइप में फंसा हुआ जो कचरा होता है वो बाहर निकल जाता है और पाइप हमारा साफ़ हो जाता है, खुल जाता है पाइप। तो किस तरीके से होगा, रिएक्शन क्या हुई होगी वहाँ पर, उस पाइप के अंदर रिएक्शन क्या हुई होगी। हमने क्या लिया बेटा, ड्रेनेक्स लिया, थर्ड नंबर है, हमने क्या लिया, ड्रेनेक्स। यानी ड्रेनेक्स में क्या क्या होता है, एल्यूमिनियम और NaOH, इसको कह रहे हैं हम बेटा, इसके मिक्सचर को हमने बोला है यहाँ पर ड्रेनेक्स बोला है। ऊपर से हमने टैप वाटर भी डाला था, ड्रेनेक्स डालने के बाद में टैप वाटर भी डाला था। तो वाटर का फॉर्मूला क्या होगा, H2O होगा, ठीक है ना। क्या बना देखो, NaAlO2 बन गया। ये प्रेसिपिटेट होता है, पीपीटी होता है, पीपीटी प्रेसिपिटेट होता है। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बोलते हैं, दिख रहा है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या बन गया भाई, हाइड्रोजन गैस इस पाइप में, सिंक के पाइप में इतनी स्पीड से बनती है और उसका इतना प्रेशर होता है कि फंसे हुए कचरे को वो बाहर निकाल सकता है। तो एक मेथड था ये जो सबके घर पर, इस मेथड से सबके घर पर हाइड्रोजन गैस बनती है, सबके घर पर सिंक होता है, ठीक है ना। तो जो सिंक का जो पाइप होता है उसको साफ़ करने के लिए हमें ड्रेनेक्स पाउडर मार्केट से लाना होता है। तो हमें सिंक में ड्रेनेक्स पाउडर डालना होता है और टैप वाटर को डालना होता है। तो टैप वाटर यानी वाटर और इस ड्रेनेक्स पाउडर के बीच में जो रिएक्शन होती है उससे हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस भी हमारी बन गई, हाइड्रोजन गैस भी बनाना सीख लिया, उसके साथ साथ हमारा जो पाइप था वो भी साफ़ हो गया। एक रिएक्शन और देखते हैं बेटा, तो हेनरी कैवेंडिश वाली ये रिएक्शन है। हेनरी कैवेंडिश ने क्या किया था, हेनरी कैवेंडिश ने 1766 में सबसे पहले हाइड्रोजन गैस को बनाया था। उन्होंने कैसे बनाया, आयरन के पेज को डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया, आयरन के पेज को डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ। किस तरीके से हुआ देखें आप, 4 मेथड है, Fe+H2SO4
H2SO4 बेटा डाइल्यूट है, H2SO4 कैसा है, डाइल्यूट है। क्या बना बेटा, FeSO4 बन गया, FeSO4 प्लस H2। सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने आयरन और सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर किया था, लेकिन इन्होंने इस गैस को हाइड्रोजन नाम नहीं दिया था। हाइड्रोजन नाम लेवोइसियर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है ना। तो चलिए, ये थे हमारे बेटा लैब मेथड। हमने 4 लैब मेथड आपको बताएं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इनको नोट कर लें जल्दी से। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा कॉमर्शियल मेथड की। कॉमर्शियल मेथड में फर्स्ट है बेटा, फर्स्ट नंबर कॉमर्शियल मेथड में फर्स्ट है बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। चलिए, हमारे पास क्या है, वाटर है, 2H2O। देखें, ध्यान दें, इसका हमने क्या किया भाई, इलेक्ट्रोलाइसिस किया। इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर हमें क्या मिला बेटा, 2H2 मिला और प्लस O2 मिला। जो हाइड्रोजन गैस मिली वो हमें कैथोड पर मिली। ऑक्सीजन गैस बेटा हमें एनोड पर मिली। इसमें क्या हुआ होगा, देखें आप, कैथोड क्या है, ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर रिडक्शन होता है उसको कैथोड कहते हैं, और ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीडेशन होता है उसको हम एनोड कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं बेटा, एनोड कहते हैं। ठीक है ना, एनोड कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा बेटा, एक वेसल्स होगा हमारे पास, यानी एक इस टाइप का वेसल्स होगा। ठीक है ना, ये वेसल्स होगा, इसमें बेटा 2 इलेक्ट्रोड पड़े होंगे। इन इलेक्ट्रोड को बेटा बैटरी से हमने कनेक्ट किया। ठीक है ना, बैटरी से इन इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्ट किया, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, इसको हमने बोल दिया बेटा एनोड, इसको बोल दिया हमने एनोड, और इसको बोल दिया हमने कैथोड। इसमें क्या भर दिया हमने, इसमें वाटर फिल कर दिया और करंट भेज दिया। चलिए, इसमें वाटर हमने फिल कर दिया। ठीक है ना, तो वाटर भरने के, इस वेसल में वाटर भरने के बाद 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, जिसमें एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। फिर इसमें ऊपर से बैटरी से करंट दिया जाता है, तो इसका वाटर का जो होता है इलेक्ट्रोलाइसिस होने लगता है। इलेक्ट्रोलाइसिस से बेटा हमें प्योर हाइड्रोजन गैस मिलती है। इलेक्ट्रोलाइसिस से हमें प्योर हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो ये था वाटर का हाइड्रोलाइसिस था। देखो यहाँ पर क्या हुआ होगा, इस जो फिगर दिख रहा है ना आपको, इस फिगर में क्या हुआ होगा, हमने डायरेक्ट रिएक्शन को लिख दिया है, 2H2O इलेक्ट्रोलाइसिस कराया और 2H2 मिल गया और O2 मिल गया, कैथोड पर और एनोड पर। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिली और एनोड पर हमें ऑक्सीजन गैस मिली। लेकिन इस वेसल्स में क्या हुआ होगा उस पर चर्चा करते हैं। हमने बोला कि जो 2H प्लस जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आयन है, अगर इसको बेटा 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये किस में चेंज हो जाएगा बेटा, H2 में चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन करना रिडक्शन कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ऑक्सीडेशन कहलाता है। मेरी बातों को ध्यान से सुनें, इलेक्ट्रॉन गेन करना रिडक्शन कहलाता है और इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ पर देखें आप, हाइड्रोजन आयन है, ये वाला हाइड्रोजन इस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इस H प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन बेटा गेन कर लिए, तो क्या बन गया, हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया। अब ये यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है H प्लस आयन, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, इसको इरेज कर देता हूँ मैं ना, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर हो रहा है बेटा रिडक्शन, और रिडक्शन में हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं। यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। अब रिडक्शन हो रहा है तो हाइड्रोजन गैस हमें कहाँ मिलेगी भाई, कैथोड पर मिलेगी।
कैथोड पर मिलेगी। क्लियर है ना। चलिए, ये इस बेसिल जो अभी बेसिल बनाया था उसमें ये रिएक्शन हो रही है। अब देखो 2O2 निगेटिव, ये क्या करेगा बेटा, मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। 2 निगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पर, 2 ऑक्सीजन हमारे पास, 2 निगेटिव चार्ज हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन को बेटा डोनेट कर देगा, तो ये O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन में हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन बेटा गेन किए जाते हैं, इसको ध्यान रखना। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन, जिस पर ऑक्सीडेशन होता है, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है, उसको हम एनोड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। तो ये बेसिल का सिस्टम रहा बेटा कि कैथोड पर हमें हाइड्रोजन गैस मिल रही है, कैथोड पर हमें हाइड्रोजन गैस मिल रही है बेटा, क्यों, क्योंकि कैथोड पर बेटा रिडक्शन हो रहा है, और एनोड पर हमें ऑक्सीजन गैस मिल रही है, क्योंकि एनोड पर बेटा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर हो गया। तो एक मेथड था बेटा ये, बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। सेकंड डालें आप, सेकंड नंबर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। कितने बच्चे जानते हैं ब्राइन क्या होता है, सर बता दो मुझे। ब्राइन में होता है बेटा NaCl, मतलब एक्वस NaCl। एक्वस का मतलब क्या हुआ, मतलब उसमें वाटर भी होगा और NaCl भी होगा। और NaCl ब्राइन में कौन कौन से आयंस दिख रहे हैं आपको, Na+ दिख रहा है बेटा, और Cl- आयंस दिख रहा है। ठीक है ना, Na+ दिख रहा है और Cl- आयंस दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, देखें आप, एट कैथोड पर क्या हुआ होगा, 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन आयन भी होगा इसमें। इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, H2 में कन्वर्ट हो गया। ये रिएक्शन कौन सी है, देखें आप, रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन है, अरे रिडक्शन है भाई, रिडक्शन है। क्यों रिडक्शन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बेटा गेन किया जा रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है। तो हाइड्रोजन गैस कहाँ मिली हमें, कैथोड पर मिली। अब देखें आप, 2Cl एट एनोड पर क्या हो रहा है, 2Cl1 निगेटिव। ये बेटा अगर 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद में। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट किस में किए जाते हैं भैया, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, जब ऑक्सीडेशन होता है तो उसको बोलते हैं बेटा हम एनोड, उसको बोलते हैं एनोड। अब यहाँ पर ध्यान दें, Na+ आयन बचा हुआ है अभी, और OH- आयन बचा हुआ है, क्योंकि H2O में H+ तो यूज हो गया, H2O में, H2O मतलब क्या हुआ, H2O का मतलब ये हुआ भैया कि H.OH, मतलब ये वाला आयन तो हमने यूज कर लिया, लेकिन ये वाला आयन नहीं यूज हुआ। NaCl की बात करें तो NaCl में बेटा 2 आयंस थे, Cl- हमने यूज कर लिया, Na+ यूज नहीं किया है अभी। तो Na+ और OH- कहाँ गए, तो Na+ और OH- बना लेते हैं बेटा बेस। Na+ और OH- मिलकर के बना लेते हैं क्या, बेस बना लेते हैं। तो देखें आप, Na+ और OH- ये मिलकर के बना लेंगे बेटा क्या, NaOH, बेस बना लेते हैं, जिसकी नेचर कैसी होती है, इसकी नेचर होती है बेटा बेसिक, नेचर होती है इसकी बेसिक। नोट कर लें जल्दी से, नेचर होती है बेटा इसकी बेसिक। तो क्या लिख सकते हैं, NaOH इज फॉर्म्ड अलोंग इन दिस रिएक्शन, सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। ठीक है ना, नोट कर लें जल्दी से। एक्वस NaOH इज फॉर्म्ड, लिखें, एक्वस NaOH इज फॉर्म्ड along in this reaction,
सो सॉल्यूशन बेसिक इन नेचर, pH increases. नेक्स्ट मेथड है बेटा बाय द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन कॉक। लास्ट मेथड है कॉमर्शियल मेथड बेटा, हमने लिखा हुआ है बाय द एक्शन ऑफ स्टीम, बाय द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन कॉक, ठीक है ना। जब बेटा कार्बन को वाटर के साथ में 1270 केल्विन पर निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो हाइड्रोजन गैस बनती है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि कार्बन को किसके साथ बेटा, स्टीम के साथ, H2O के साथ। स्टीम है बेटा तो गैस होगी, ठीक है ना। कितने टेम्परेचर पर, 1217 केल्विन पर, और निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं तो देखो बनता है यहाँ पर बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और प्लस हाइड्रोजन। अब देखें यहाँ पर ध्यान दें, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन का जो मिक्सचर होता है उसको कहते हैं वाटर गैस, और इसको सिन गैस भी कहते हैं, सिन गैस भी कहते हैं। सिन गैस का मतलब क्या होता है बेटा, सिंथेसिस गैस। सिन गैस का मतलब होता है सिंथेसिस गैस, सिन गैस का मतलब होता है सिंथेसिस गैस। अब देखें यहाँ पर इसका मिक्सचर हो गया बेटा, वो वाटर गैस हो गया। हमें बनाना क्या है भैया, हाइड्रोजन गैस बनानी है, तो हाइड्रोजन गैस तो बन गई, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी बन गई। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को हम वेस्ट क्यों जाने दें, इसको वेस्ट नहीं करना है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को हमें वेस्ट नहीं करना है, इसको बेटा क्या करना है, वाटर के साथ फिर रिएक्ट कराना है। इस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को अगर वाटर के साथ फिर रिएक्ट करा देते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो कन्वर्ट हो जाती है CO2 गैस में और हाइड्रोजन गैस बन जाती है। तो यहाँ वेस्ट करने की बजाय अच्छा ये है कि इसको यूज कर लिया जाए हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए। तो यहाँ पर क्या होने वाला है देखें आप, आयरन मतलब होता है कि जब CO गैस को वाटर के साथ आयरन क्रोमेट की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया जाता है तो बेटा हाइड्रोजन गैस बनती है। रिएक्शन क्या होगी, इसको वेस्ट ना जाने के यानी वेस्ट ना होने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको यूज करना है, वेस्ट नहीं करना है, यूज करना है इसको। तो इसको यूज हम करेंगे हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए। तो क्या करना है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO गैस है, इसको हमने वाटर के साथ स्टीम के साथ तो ये गैस है, स्टीम के साथ में इसको रिएक्ट कराया हमने, कितने टेम्परेचर पर, 673 केल्विन पर बेटा, और आयरन क्रोमेट FeCrO4 इसको बोलते हैं बेटा आयरन क्रोमेट। अब देखो ये वाला ऑक्सीजन इसके पास चला जाएगा तो बन जाएगा बेटा CO2, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो रही है। अब यहाँ पर क्या बचा, H2 बचा, तो प्लस H2 हाइड्रोजन गैस बन गई और हमारी जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस थी वो भी वेस्ट होने से बच गई, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास ये थी बेटा, हमने आपको बताया ऑर्थो हाइड्रोजन, रिमाइंड करा देता हूँ मैं। डिस्कवरी मैंने बताई थी, कुछ हिस्ट्री बताई थी हाइड्रोजन से रिलेटेड, हाइड्रोजन की हिस्ट्री बताई थी मैंने, फिर ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन के बारे में जानकारी दी थी मैंने, फिर डाई हाइड्रोजन बनाने के मैंने 2 मेथड बताए हैं आपको, एक लैब मेथड और एक कॉमर्शियल मेथड, ठीक है ना। तो आज की क्लास को बेटा यहीं समाप्त करते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए जल्दी से, और सभी बच्चों को थैंक यू क्लास लेने के लिए। जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँचती रहे। तो थैंक यू।